हेलो स्टूडेंट्स। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूं हर बार की तरह आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा। और आज की जो क्लास है वो है ट्रेड थ्योरी फिटर की क्लास है। ये ट्रेड थ्योरी फिटर की क्लास है और ये क्लास पढ़ाई जा रही है सेकेंड ईयर के लिए। और सेकेंड ईयर का आखिरी वॉल्यूम पढ़ रहे हैं हम लोग 2 of 2, जो उसका आखिरी वॉल्यूम है सेकेंड ईयर वाला 2 of 2 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के सब्जेक्ट में थोड़ा विषय सूची के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में। जैसा कि विदित है कि हम लोग मॉड्यूल 3 पढ़ रहे हैं अभी। मॉड्यूल 3 हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, प्रचालित और वायु चालित के बारे में। और उसमें जो आखिरी क्लास थी वो हमने पढ़ी थी ट्यूब पाइप एंड असेंबली। ट्यूब पाइप और असेंबली यहाँ तक हमने कवर कर लिया था। आज जो चैप्टर होगा वो हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और हाइड्रोलिक मोटर्स के बारे में, जो लीनियर मतलब कि एक सरल रेखीय गति और रोटरी और जो घूर्णन गति। जो एक सरल रेखीय गति मतलब सीधा और घूर्णन गति मतलब गोल गोल घूमना। दिशा निर्देशन वाल्व, डायरेक्शन वाल्व, कंट्रोल वाल्व के बारे में पढ़ेंगे। फ्लो कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे और वेरिएबल फ्लो कंट्रोल के बारे में पढ़ेंगे। और कॉमन मेंटेनेंस पर प्रोसीजर पढ़ेंगे कि हाइड्रोलिक जो न्यूमेटिक चीजें हैं उनको उनका रख रखाव और सुरक्षा सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। तो ये सारे टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहले हाइड्रोलिक और सिलेंडर्स। इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोलिक सिलेंडर्स के बारे में। लीनियर एक्चुएटर्स मतलब इसका क्या होता है, लीनियर एक्चुएटर्स मतलब हुआ क्या, इसको समझते हैं आज हम। तो इसमें देखिए क्या होता है लीनियर एक्चुएटर्स में कि द्रव चालित समरेखीय एक्चुएटर सामान्यतः सिलेंडर है जिसका प्रयोग द्रव चालित दबाव को बदलकर रेखीय यांत्रिकी बल या गति करने में किया जाता है। इस सिलेंडर को कई प्रकार के यांत्रिकी कड़ियों से जोड़ा जाता है एवं परिवर्धित एवं चक्रीय गति को निर्मित किया जाता है। इस प्रबंध से बल बढ़ जाता है या कम हो जाता है। देखिए जैसे कि होता क्या है कि यांत्रिकी बल को रेखीय गति में, जो दबाव होता है उसको रेखीय गति में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि ये कोई सिलेंडर है, इस सिलेंडर में कोई पिस्टन है, ये पिस्टन है। अब इस पिस्टन पे जब हम कोई फोर्स लगाते हैं इधर से, तो ये फोर्स क्या करता है, सीधी रेखा में गति करता है, सरल रेखीय गति। तो ये क्या है, ये आपका लीनियर इक्वेटर्स है। तो इसमें कई सारे मैकेनिज्म लगे होंगे इसको चलाने के लिए, करने के लिए। तो पूरे मैकेनिज्म के जो सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर एक्चुएटर्स। कई सारी कड़ियां जुड़ी होती, कई सारे हिंज जुड़े होते हैं, तब जाके ऐसा सिस्टम बना होता है। तो एक सिलेंडर के माध्यम से हम लोग इस गति को प्राप्त करते हैं, जैसे कि इसमें दिखाया भी गया है। जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर देखेंगे कि इधर से जब इनपुट आता है एयर, तो इस पर प्रेशर डालता है, ये प्रेशर डालता है तो ये नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। अगर नीचे स्प्रिंग है, स्प्रिंग प्रेस करेगा, फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ऊपर नीचे होनी शुरू हो जाएगी। ये क्या होगा, एक क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होगा और ये गोल गोल घूमना शुरू कर देगा। तो ये प्रक्रिया इसके लिए भी काम आती है। इसको बोलते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। सिंगल एक्टिंग मतलब जो एक ही डायरेक्शन में सिंगल एक्ट करता है, काम करता है, उसे बोलते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। एक ही साइड से उसको एयर प्रेशर दिया गया, उसके प्रभाव से ये काम करना शुरू कर दिया। इसको बोलते हैं सिंगल एक्टिंग सिलेंडर। और उसी क्रम में एक होता है डबल एक्टिंग सिलेंडर। डबल एक्टिंग सिलेंडर फिगर नंबर 2 देखिए। डबल एक्टिंग सिलेंडर क्या होता है, जैसे अगर जैसे मैंने प्रेशर यहां पर देखिए इस चित्र में, अगर मैंने प्रेशर ए से दिया तो पिस्टन जो है इधर की तरफ जाएगा,
इस साइड को, और प्रेशर अगर बी से दे रहे हैं तो पिस्टन इधर की तरफ जाएगा, तो ये आगे पीछे गति करने लगता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ सिलेंडर लगे हुए हैं, यहाँ पे रोप से काम लिया जा रहा है। तो किसी भी चीज को इधर गति करने के लिए और इधर गति करने के लिए ये जो सिस्टम है, मैकेनिज्म, क्या कहेगा, एक्चुएटर्स कहलाएगा, एक्चुएटर्स। तो इस सिस्टम के माध्यम से जो होता है आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होने लगता है, पाश्चाग्र गति। इसके बाद देखेंगे अगला चित्र में, यहां से जब ऊपरी नली से, देखिए इस नली से जब प्रेशर जाता है तो पिस्टन नीचे की तरफ आता है, तो कोई भी चीज प्रेस हो जाती है। जब प्रेस होने के बाद स्प्रिंग लोड से वापस ऊपर की तरफ, या ये जो दूसरा या जो टू वे है डबल एक्टिंग सिलेंडर, इसके प्रेशर से वापस जो पिस्टन है ऊपर की तरफ चला जाता है। तो इस प्रकार से डबल एक्टिंग सिलेंडर काम करता है, जिसमें पिस्टन बीच में होता है और दोनों साइड से हाइड्रोलिक प्रेशर उसमें अप्लाई किया जाता है। इसको बोलते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर्स। जैसा कि फिगर नंबर 4 में देखिए आप लोग, फिगर नंबर 4, इसमें देखिए कि एक सिलेंडर पिस्टन है, सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन है, उसका क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया गया है, ये जो पूरा दिखाई दे रहा है। इसमें क्या है कि देखेंगे आप कि यहाँ पर ये जो हिस्सा है, इसमें से फ्लूइड इनलेट हो रहा है, और ये कि यहाँ पर है। तो जब फ्लूइड जो है इधर से इनलेट होता है और प्रेशर देता है, पिस्टन क्या होता है, इधर की तरफ मूव करता है, पिस्टन इधर की तरफ जाता है। फिर जब इधर से फ्लूइड जो होता है इस पे इनलेट होता है, तो इधर से प्रेशर पड़ता है और पिस्टन जो है इधर की तरफ जाने लगता है। यहाँ तब जब इधर से इनलेट होता है तो इधर से आउटलेट होता है, और जब इधर से इनलेट होता है तो इधर से आउटलेट होता है। इस प्रकार से जो पिस्टन होता है वो पाश्चाग्र गति, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करने लगता है। जैसा कि देखिए, जब प्रेशर इधर से जनरेट हो रहा है इस साइड से, तो जो लिक्विड है ये इस माध्यम से यहां से बाहर निकल जा रहा है। तो कई माध्यम होते हैं, ये देखिए जब लास्ट मोमेंट आता है तो लिक्विड जो होता है वो बाहर की तरफ एक्यूरेट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए प्रेशर एंड स्पीड ऑफ द पिस्टन, प्रेशर एंड स्पीड ऑफ द पिस्टन का एक फार्मूला होता है। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, और पिस्टन का अनुप्रस्थ काट मतलब एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो स्पीड ऑफ पिस्टन, जैसे पिस्टन की स्पीड क्या होगी, जो अप और डाउन जो ये पिस्टन मूव कर रहा है, इसकी स्पीड कितनी होगी, सेंटीमीटर प्रति मिनट। तो इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, 1000 इंटू एलपीएम। एलपीएम यहाँ पर क्या है, लीटर प्रति मिनट, क्या है, लीटर प्रति मिनट। एल फॉर लीटर, पी फॉर प्रति, एम फॉर मिनट, एलपीएम। उसके बाद अपॉन एरिया, अपॉन एरिया ऑफ पिस्टन, ये किसमें है, सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो लीटर प्रति मिनट मतलब 1 लीटर में कितना निकाल रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है जो हाइड्रोलिक है, और 1000 से उसका गुणा कर देंगे और डिवाइड कर देंगे उसके पिस्टन एरिया से। तो हमारा क्या निकल आ जाएगा, जो पिस्टन की स्पीड है वो प्रति मिनट कितनी सेंटीमीटर हो रही है ये बता देगा। यहां पर देखिए कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, कुछ चिन्ह दिए हुए हैं, सिंबल, जो बताते हैं कि ये किस चीज का, अगर उस इंस्ट्रूमेंट पे, उस यंत्र पे इस प्रकार का अगर सिंबल बना है तो आप देख के पता लगा सकते हैं। जैसे सिंगल एक्टिंग लोड रिटर्न द पिस्टन वर्टिकल, ये देखिए ये सिंगल एक्टिंग सिलेंडर है जिसमें लोड रिटर्न होता है। दूसरा क्या, सिंगल एक्टिंग स्प्रिंग रिटर्न्स द पिस्टन, जो पिस्टन को रिटर्न करता है। दूसरा सिंगल एक्टिंग रैम लोड रिटर्न, जिसमें रैम पे लोड जो पड़ता है उसको रिटर्न करता है। डबल एक्टिंग पावर स्ट्रोक इन बोथ डायरेक्शन, डबल बोथ डायरेक्शन जो भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। इसके बाद डबल एक्टिंग विथ रॉड एंड बोथ एंड, इसमें रॉड भी लगी होती है और दोनों सिरे बने होते हैं। टेलीस्कोपिक एक्टिंग लोड रिटर्न्स द पिस्टन, इसमें टेलीस्कोप के आकार का एक के बाद एक जो होता है लोड लगा रहता है। डबल एक्टिंग विथ कुशनिंग, इसमें कुशन के साथ जो कुशन लगे होते हैं उसके आधार पे जो उसका मूवमेंट होता है।
तो ये सारी चीजें तो आप समझ ही गए होंगे, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग कैसे काम करता है। अगला है आपका हाइड्रोमोटर्स रोटरी एक्चुएटर्स। हाइड्रोमोटर्स, हाइड्रोमोटर्स रोटरी एक्चुएटर्स, इसमें क्या होता है, द्रव चालित मोटर में, जो द्रव चालित मोटर है इसको बोलते हैं हाइड्रो मोटर। यह एक घोड़ी एक्चुएटर है। ये क्या है, गोल गोल घूमता है जो, ये क्या पहले हमने क्या पढ़ा था, लीनियर मतलब सरल रेखीय गति, इसमें क्या घूर्णन गति हो रही है। तो यह एक घोड़ी एक्चुएटर है जिसका प्रयोग द्रव चालित उपकरणों में किया जाता है, इसे द्रव चालित मोटर भी कहते हैं। यह बहुपयोगी है जब घूर्णी गति की आवश्यकता है, इस द्रव चालित द्वारा घूर्णी क्रिया प्राप्त की जाती है। रेखीय एक्चुएटर की तरह ही यह भी विस्थापन, घूमने की दिशा और प्रेशर और टॉर्क उपयोग आदि अनुसार इसे नियंत्रित किया जा सकता है। जो तत्व रेखीय सर्किटों में प्रयोग आते हैं वही तत्व घूर्णी सर्किटों में भी प्रयोग किए जाते हैं। सिलेंडर द्वारा रेखीय गति प्रदान की जाती है जबकि द्रव चालित मोटरों द्वारा घूर्णी रोटरी गति प्राप्त की जाती है। जैसे कि हमें फिगर नंबर 1 देखना होगा, चित्र नंबर 1, घूर्णी गति कैसे प्राप्त की जाती है। इसमें देखिए गियर टाइप मोशन, गियर टाइप मोशन की सहायता से इधर से फ्लूइड इनपुट होता है और गियर क्या करता है, अपने जो बीच में खांचे उन्हें फंसाकर आगे की तरफ ट्रांसफॉर्म करता जाता है। तो ये क्या है, एक निश्चित माध्यम है, एक निश्चित मतलब एक फिक्स लिमिट होती है, उससे ज़्यादा वो द्रव की मात्रा आगे विस्थापित नहीं करेगा। तो एक कैलकुलेटेड वे में द्रव का विस्थापन इसके द्वारा किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर वेन मोटर है। वेन मोटर क्या करती है, एक सर्कल में एक अलाइन, एक किनारे पे घूर्णन गति करती है, जिससे जो ये जो ब्लैंक एरिया होता है इसमें जो भी द्रव होता है वो फास्ट मोशन में गोल गोल घूमने लगता है और प्रवाहित होने लगता है। इसके बाद जो टॉर्क होता है फोर्स इंटू रेडियस होता है। आपको जैसे पता है टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस, जो फोर्स लग रहा है और जो उसका वहां से सेंटर है तो उससे टॉर्क जनरेट होता है। तो इस माध्यम से पिस्टन मोटर जो होता है आपका कार्य करता है। टॉर्क के माध्यम से जो पिस्टन मोटर होता है वो कार्य करता है। देखो द्रव चालित जो मोटर होते हैं हाइड्रो मोटर्स, वो 3 प्रकार के होते हैं, गियर टाइप, वेन टाइप, पिस्टन टाइप, जो अभी मैंने आपको समझाया। ये 3 प्रकार के काम करते हैं। ये मैंने पिछले भी वीडियो में आपको दिखाया था, क्योंकि एक ही चीज रिपीट हो रही है, कोई न्यूमेटिक में तो कोई हाइड्रोलिक में, एक ही टाइप की चीजें हैं और उसी को बार बार समझाना पड़ रहा है। ये चीजें मैंने आपको पिछले प्रीवियस वीडियोस में भी आपको समझाया है, इनका डिटेल में अध्ययन बताया था। अब देखते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी। किसी भी सिस्टम की वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी मतलब आयतनिक कार्य क्षमता कैसे निकाली जाती है। कोई भी पिस्टन काम कर रहा है या कोई मोटर वेन काम कर रही है तो उसकी आयतनिक क्षमता हम कैसे निकाल सकते हैं, तो उसको प्रदर्शित करते हैं ईटा, जो एन बनाया ना बड़ा सा, इसको बोलते हैं ईटा, इसको बोलते हैं ईटा। ईटा बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे ईटा बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ईटा मतलब वॉल्यूम, इसका थ्योरेटिकल फ्लो रेट, मतलब थ्योरेटिकल फ्लो रेट कितना है डिवाइडेड बाय एक्चुअल फ्लो रेट, तो एफिशिएंसी निकल जाएगी। एफिशिएंसी यही होता है कि आपको कितने में से कितना मिल रहा है। थ्योरेटिकल फ्लो रेट डिवाइडेड बाय, मतलब थ्योरेटिकल मतलब कितना डिसाइड किया गया था कागज में, जो डिसाइड मानक में, और एक्चुअली में कितना हो रहा है, उन दोनों के अंतर को हम लोग एफिशिएंसी कहते हैं, उन दोनों के अनुपात को। मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या कहते हैं, मैकेनिकल एफिशिएंसी जस्ट उल्टा हो जाती है। मैकेनिकल एफिशिएंसी में क्या होता है कि थ्योरेटिकल में से एक्चुअल, अब जो टॉर्क होता है एक्चुअल टॉर्क डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल टॉर्क इनटू 100, तो परसेंटेज में निकल आएगा 100 का गुणा करने से, तो एक्चुअल टॉर्क डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल टॉर्क, तो उसको बोलते हैं मैकेनिकल। उसके बाद ओवरऑल एफिशिएंसी अगर निकालनी है, ओवरऑल एफिशिएंसी निकालनी है तो इसमें क्या होता है कि द्रव चालित मोटरों का पावर आउटपुट
को जोड़ा जाता है, इससे आयतनिक और यांत्रिक कार्यक्षमता का गुणा कर निकाला जाता है। इसमें जैसे आयतनिक आपने निकाल लिया और मैकेनिकल निकाल लिया, इन दोनों का गुणा करके 100 से भाग दे दिया जाता है, तो आपका क्या निकल जाता है, ओवरऑल एफिशिएंसी निकल जाती है। किसी भी सिस्टम की ओवरऑल एफिशिएंसी इस माध्यम से निकाली जाती है। अगला है आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व। ये क्या है? डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व जैसा कि इसके नाम से ही संबंधित है कि जो डायरेक्शन दे कि डायरेक्शन किधर की तरफ जाना है। तो द्रवचालित नियंत्रण वाल्व वे घटक है जो द्रवचालित सिस्टम में प्रवाह पथ को बंद या चालू या बदलने का कार्य करते हैं। कोई भी प्रवाह में अगर कोई भी पाइप में अगर कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है तो उसका डायरेक्शन बदलना, उसका डायरेक्शन क्लोज या ओपन करना, यही सब काम होता है आपका डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व का। तो देखिए वाल्व जो होते हैं ये कई प्रकार के होते हैं। ये होता है 2x2 वे वाल्व, 3x2 वे वाल्व, 4x2 वे वाल्व, 4x3 वे वाल्व। सबसे पहले समझते हैं 2x2 वे वाल्व क्या होता है। 2x2 वे वाल्व एक कार्य पोर्ट ए सप्लाई पोर्ट से P है और लीकेज पोर्ट L है। चित्र में दिखाया गया वाल्व P से A की तरफ प्रवाह सामान्य स्थिति में बंद है, इसको बोलते हैं 2 वे वाल्व, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर A है 2 वे वाल्व और ये P है। इसमें देखिए A और P क्या है, सप्लाई पोर्ट है, वह लीकेज पोर्ट क्या है, L है। L क्या है, लीकेज पोर्ट है। चित्र में दिखाए गए वाल्व में P और से A की तरफ, P से A की तरफ प्रवाह सामान्य स्थिति में बंद है। जैसे इधर से अगर कोई फ्लो हम ले जा रहे हैं तो क्या है, ये इसे बंद करके रखे हुए हैं। एक रिलीफ लाइन जो लीकेज लाइन पोर्ट पर खुलती है वह बनाई गई है। इसका कार्य स्प्रिंग में पिस्टन चैम्बर में बन रहे अत्यधिक दाब को कम करना होता है। जैसे कि इसका कार्य क्या होता है, पिस्टन, जैसे जब कोई पिस्टन पे लोड पड़ता है या स्प्रिंग पे लोड पड़ता है तो उसके अत्यधिक दाब को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इस प्रकार के वाल्व को हम लोग वहां पे प्रयोग करते हैं, इसको बोलते हैं 2 वे वाल्व। 2 वे वाल्व, जैसे कि अगर इसको हम प्रेस करते हैं इधर से मान लीजिए, तो ये वाला हिस्सा जो होता है नीचे की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा तो ये वाला हिस्सा खुल जाएगा, तो प्रेशर इधर से जाने लगेगा। और फिर जैसे ये ऊपर आएगा ये प्रेशर बीच में बंद हो जाएगा। तो ये प्रेस करने पे फ्लो यहीं से शुरू होता है और हटने से फ्लो बंद हो जाता है। कई तरह के 2 वे वाल्व हैं। 3x2 वे वाल्व, इसमें क्या होता है, ये वाल्व में कार्य पोर्ट A होता है और सप्लाई पोर्ट P होता है। कार्य क्या है, A है, और सप्लाई क्या है, P है, और टैंक पोर्ट T है। ये यहाँ पे ले जाया जाता है। हर स्थिति में तीसरा पोर्ट बंद है। सामान्य अवस्था में P बंद है वह प्रवाह को A से T की तरफ छोड़ा गया है। प्रवाह को क्या करना गया है, A से T की तरफ। जो भी फ्लो होगा वो इधर से टकराते हुए इधर की तरफ चला जाएगा। इसको बोलते हैं 3 वे वाल्व। वाल्व तो 3 है लेकिन दूसरे तरीके से जो फ्लो का कंट्रोल किया जा रहा है। इसी तरह अपने नाम के आधार पर अलग अलग टाइप के वाल्व्स बनाए जाते हैं। अगला टॉपिक है फ्लो कंट्रोल वाल्व। फ्लो कंट्रोल वाल्व एक्चुएटिंग सिलेंडर या मोटर की गति को परिवर्तित करने हेतु नियंत्रक वाल्व का प्रयोग किया जाता है। फ्लो कंट्रोल वाल्व किस लिए प्रयोग किया जाता है कि जो आपका सिलेंडर या मोटर की गति है उसको परिवर्तन करने के लिए। तो यह संभव करने के लिए द्रव प्रवाह दर पर नियंत्रण करना चाहिए। इसमें क्या होता है, हमें द्रव के प्रवाह को नियंत्रित करना पड़ता है। रेखीय या घूर्णी एक्चुएटर की अधिकतम गति को कम करने हेतु फ्लो रेट डिवाइडेड बाय पिस्टन एरिया इक्वल टू पिस्टन स्पीड होती है। ये हमने पढ़ा था अभी कि फ्लो रेट डिवाइडेड बाय पिस्टन एरिया इक्वल टू पिस्टन स्पीड होती है। P इक्वल टू F/A, जो प्रेशर का फॉर्मूला होता है। प्रवाह पर नियंत्रित करके हर सर्किट के ब्रांच पर अधिकतम प्रेशर को कम करने हेतु
पंप की विभिन्न सर्किट की ब्रांचों पर प्रवाह की समानुपात रूप से बांटने के लिए किया जाता है। पावर क्या होती है? फ्लो रेट इंटू प्रेशर होता है, फ्लो रेट इंटू प्रेशर होता है, जो पावर इक्वल टू होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो ग्रेटर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो वॉल्यूम ऑफ फ्लो, वो फ्लो का वॉल्यूम दिखा रहा है कि जो फिगर नंबर 2 में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो दिखा रहा है चारों तरफ लिक्विड भरा हुआ है, और स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ फ्लो। स्मॉलर, जितना स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो स्मॉल फ्लो दिखा रहा है, और बड़ा क्रॉस सेक्शन क्या है कि बड़ा फ्लो दिखा रहा है। एक्चुएटेड सिलेंडर मोटर की गति कैसे परिवर्तित होती है इसके आधार पर। आप कुछ सिंबलों के बारे में पढ़ लेते हैं कि सिंबल्स क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि इस तरीके से अगर कोई सिंबल बना है तो ये समझ लीजिए कि फ्लो लाइन है, फ्लो लाइन है और ये रिस्ट्रिक्शंस बने हुए हैं। ये वेरिएबल फ्लो है, मतलब तुम फ्लो को चेंज कर सकते हो। इसमें क्या है, फ्लो एक समान होगी, ऊपर वाले में जो फ्लो है वो एक ही निरंतर गति में चलती रहेगी। इसमें क्या है कि फ्लो बदलता रहेगा। ये क्या है, ये सिंबल है पिस्टन का और फ्लो का। सिलेंडर गो स्लो, सिलेंडर को अगर स्लो करना है, जैसे पिस्टन से इधर प्रेशर पड़ा, प्रेशर वापस की तरफ आया, इधर को तरफ आया, इधर की तरफ आया, यहाँ से प्रेशर फिर से वापस इसकी तरफ गया, तो ये जो पिस्टन होता है वो अप डाउन मोशन करना शुरू कर देता है। इस तरीके से आपका पिस्टन काम करता है। इसी प्रकार से आपका वेरिएबल फ्लो कंट्रोल होता है। वेरिएबल फ्लो कंट्रोल, जो एक फ्लो कंट्रोल वाल्व हो गया, एक वेरिएबल फ्लो कंट्रोल। इसमें वेरिएबल क्या होता है, कई तरीके से। द्रव सर्किट में यदि एक्चुएटर की गति पर नियंत्रण रखना है तो प्रवाह दर भी नियंत्रित करनी पड़ेगी। यह करने के लिए परिवर्तनशील डिलीवरी पंप को ज्यादा काम करना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रेशर रिलीफ वाल्व को भी नियंत्रित करना पड़ेगा। मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व और डिलीवरी पंप दोनों के कॉम्बिनेशन से, कोऑर्डिनेशन से जो काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं फ्लो कंट्रोल, वेरिएबल फ्लो कंट्रोल वाल्व। अब जैसे इस चित्र नंबर 1 में देखिए कि द्रव पोर्ट ए के अंदर जाता है, ए के पोर्ट के अंदर गया यहां से, इसके बाद इसका बचा हुआ हिस्सा बी में चला जाता है, इधर गया, बाकी बचा हुआ हिस्सा बी में चला गया। उसके बाद क्या हो रहा है, यदि प्रवाह छोटे पैसेज में रोका जाए, यदि इस प्रवाह को छोटे पैसेज में रोक दिया जाए, जिसे थ्रोटल कहते हैं, इस गैप की मात्रा को थ्रोटलिंग स्क्रू द्वारा कम किया जाता है। ये जो गैप होता है, जब स्क्रू बंद रहेगा आउटलेट बी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब ये पूरा बंद रहेगा क्या होगा, इस बी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा खुल जाएगा बी की तरफ सप्लाई होनी शुरू हो जाएगी। इसका उपयोग क्या होता है, थ्रॉटलिंग के माध्यम से गति को बहुत हद तक परिवर्तनशील बनाया जा सकता है। इसका माध्यम यही है। इस ग्राफ में देखिए विभिन्न प्रकार के, जो टेबल में विभिन्न प्रकार के एक्चुएटर्स, जो रिस्ट्रिक्टर्स लगाए गए हैं फ्लो कंट्रोल वाल्व में। जैसे पॉइंट वाला होता है सुई प्रतिबंधक, जिसको बोलते हैं पॉइंट रिस्ट्रिक्टेड। दूसरा देखिए आपको होता है रेडियल स्लॉट, जिसमें रेडियल स्लॉट के द्वारा गोल हिस्सा रेडियल स्लॉट के द्वारा रोका जाता है। इसके बाद ये देखिए लीनियर स्लॉट, कोई लीनियर स्लॉट के द्वारा फ्लो को रोका जाता है। गैस प्रतिबंधी या पोपेट, पोपेट के माध्यम से, ये पोपेट जब ऊपर जाएगा तो बंद हो जाएगा, नीचे आएगा तो चालू हो जाएगा। अलग अलग गैस प्रतिबंधी हेलिक्स, इसमें हेलिक्स का इस्तेमाल करके फ्लो को रोका जाता है। अलग अलग तरीकों से फ्लो को रोकने का तरीका है। अगला है कॉमन मेंटेनेंस प्रोसीजर फॉर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम। यदि तार्किक ढंग से खराबी को सुधारा जाए तो इसकी कई द्रव चालित व वायु चालित प्रणालियां समस्याएं ठीक की जा सकती हैं। तार्किक ढंग से उपकरण की जांच करें, ऑपरेटर से सवाल करें कि किस तरह से समस्या का निदान द्रव चालित व वायु चालित उपकरणों में किया जाए।
ऑपरेटर ही देखिए सबसे ज्यादा अच्छा सॉल्यूशन बताता है, वो मशीन के साथ हमेशा काम में लगा रहता है। सेफ्टी प्रिकॉशन क्या लेने हैं आपको, सुरक्षा के प्रति सावधानियां। द्रव चालित उपकरणों को अधिकतर प्रेशर पर ऑपरेट करना पड़ता है। सिस्टम को बंद करें, सिस्टम को किसी भी पार्ट को खोलने से पहले पूर्ण प्रेशर को निकालें। कोई भी सिस्टम में अगर काम करे जाए तो पूरा प्रेशर रिलीज कर दें। कोई सिस्टम है, यदि कहीं पर भी उच्च दाब में लीकेज हो तो उसके सामने बॉडी को, पोर्ट को ना लाएं। कहीं भी हाई प्रेशर पे काम हो रहा है तो उस किसी अपनी बॉडी को या किसी अंग के हिस्से को नहीं रखना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना घट सकती है। पंप वाल्व मोटर गर्म हो जाती है, अतः यह सावधानी रहे कि खुली चमड़ी का गर्म सतह पर संपर्क ना हो। हाथ और कपड़ों के सिस्टम के चलित पार्टों से, जो भी मूवेबल पार्ट है मशीनों के, उनसे उनको दूर रखना चाहिए। इसके बाद छोटी छोटी वही बातें बताई गई हैं कि सिस्टम की क्षमता को जांचें और सामान्य अवस्था भी जांच करें। टाइम टू टाइम साइड में लगे कांच के टैंक में द्रव डालें, ऑयल की मात्रा को जांच करते रहें। द्रव चालित सिलेंडर पूर्ण रूप से जाते समय बंद होने चाहिए। नए ऑयल को सैंपल से, ऑयल से कलर से जांचें। हमेशा ऑयल का कलर क्या होता है, काला हो जाता है या गंदा होता जाता है, तो ऑयल के कलर से उसकी वैलिडिटी चेक करते रहें कि वो ऑयल कितना खराब हुआ है, कि उस ऑयल को हमें बदलना पड़े। तो कलर सिस्टम होता है उसमें। और क्या क्या रिलीफ वाल्व, जो उसका रिलीफ वाल्व होता है उसके लॉक को जांचें, क्योंकि रिलीफ वाल्व में क्या होता है, उसकी लॉक सही से काम नहीं करेगा तो एंड टाइम पे अगर वो काम नहीं किया तो जो होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम मशीन में आ सकती है और ब्लास्ट कर सकता है पिस्टन। तो अत्यधिक अनाधिकृत गड़बड़ी से बचने के लिए क्या हमें रिलीफ वाल्व को बार बार चेक करते रहना चाहिए। फिल्टर है, सूचकांक है, जो उसके गेजेस लगे हुए हैं मीटर, वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये सब सारी चीजें हमें देखनी चाहिए। हाइड्रोलिक सिस्टम बहुत ही डेंजरस सिस्टम होता है, अगर उसमें एक भी लीकेज या कोई भी समस्या हुई तो उसकी जिम्मेदार आप स्वयं हो सकते हैं। टैंक से द्रव सैंपल को लें और लेबोरेटरी में जांच के लिए कराएं कि द्रव में गंदगी तो नहीं है। तेल को यदि जरूरी हो तो बदले व ताजे द्रव से उसे भर दें। हाइड्रोलिक सिस्टम का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। हाइड्रोलिक सिस्टम मेंटेनेंस के लिए ध्यान रखा जाए कि यदि उपकरण की संक्रिया का समय 3000 घंटे हो गए हैं या 1 वर्ष हो गया है तो इसे तुरंत मेंटेनेंस में लाना चाहिए। यदि इसके बाद भी इसका प्रयोग किया जाए तो इससे गंदगी बढ़ जाती है, जिसके उपकरणों का ह्रास हो जाता है, जिससे मशीनें घिसने लगती हैं। जैसे द्रव चालित पंप हैं, एक्ट्यूएटर्स हैं आदि। 90% से अधिक द्रव चालित मशीनों में खराब होने के कारण खराब द्रव चालित जो 90% केसेस में क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि 90% केसेस में क्या होता है कि जो भी आपकी मशीनरी खराब होती है वो खराब तेल का इस्तेमाल करने से होती है। जैसे तेल बदलने का समय आ गया लेकिन आप बदल नहीं रहे हैं। जैसे गाड़ी में क्या है, मोटरसाइकिल में मोबिल, आप मोबिल डालते हैं लेकिन मोबिल एकदम काला हो गया लेकिन आप उसको मोबिल को बदल नहीं रहे हैं, तो अब क्या करेगी, जो मशीन चल रही है वो आपके पार्ट को घिसती रहती है। तो बहुत ही 100-200 के चक्कर में क्या होता है, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट घिसने लगता है, जो 20-25 हजार का उसमें लगा होता है। तो कभी भी इन सब चीजों से समझौता नहीं करना चाहिए। तेल को जितना जल्दी हो सके, मतलब खराब हुआ, उसने अपना कलर चेंज किया, जल गया है तो उसकी चिकनाहट कम हो जाती है, तो हमें उसको टाइम टू टाइम बदल देना चाहिए। बेसिक न्यूमेटिक मेंटेनेंस क्या क्या है जो सप्ताह में एक बार करना चाहिए। कंप्रेसर, टैंक, फिल्टर, बाउल, वायुयान लाइन, ड्रेन कॉक को साफ करना चाहिए। कंप्रेसर के क्रैंक केस के आयल स्तर की जांच करनी चाहिए। कंप्रेसर का सुरक्षा रिलीफ वाल्व हमेशा चेक करना चाहिए। महीने में क्या करना चाहिए, डिस्चार्ज वायु फिल्टर को चेक करें, जो भी डिस्चार्ज, जहां से हवा डिस्चार्ज हो रही है। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को हम इसकी जांच करें और उसकी सेटिंग कर दें, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। 3 महीने में क्या करना है, क्रैंक केस की आयल की जांच करें, कंप्रेसर मोटर के आयल की जांच करें, कंप्रेसर के प्रेशर स्विचों की जांच करें। 6 महीने में क्या करना है, वायु लाइन में वाष्प, आयल और गंदगी की जांच करें, इनटेक वायु फिल्टर और फिल्टर और एफआरएल की जांच करें, कंप्रेसर बेल्ट की जांच करें, प्रेशर रिलीफ वाल्व की जांच करें, तापमान नियंत्रक की जांच करें, थर्मोस्टेट की जांच करें, प्रेशर ट्रांसमिशन नियंत्रकों के पाइपलाइन की जांच करें, तत्वों और सीलन लीकेज है उसकी जांच करें। उसके बाद साल में क्या हमें चेक करना चाहिए, इनटेक वायु फिल्टर के कार्ट्रिजों को बदल दें, जो कार्ट्रिज होता है उसको बदल देना चाहिए। रिसीवर कंट्रोलों की कैलिब्रेशन की जांच करें, वाल्वों को मजबूती से बंद करके
जांच करें, और टाइम टू टाइम अगर मशीन में आवश्यकता है तो उसकी ओवरहॉलिंग भी कराते रहें। तो यहाँ पर हमने जो है कि ये चैप्टर दोनों जो मैंने बताया था इसको समाप्त कर लिया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी थ्योरी के पार्ट्स हैं सब इसी थ्योरी में से ही आएंगे। तो आपको केवल फिगर्स को समझना है, उसके नामों को पढ़ना है। जैसे ये है रेडियल स्लॉट, रेडियल कंट्रोल वॉल्व है, तो इसको आपको याद रखना है कि ये रेडियल कंट्रोल वॉल्व है। इस टाइप का चित्र आएगा तो आपको याद होना चाहिए। ये पॉइंट वाला है, तो जैसे पॉइंट बना है तो पॉइंट है, गोल है तो रेडियल है, इससे आप पता लगा सकते हैं। बाकी इससे संबंधित और भी कोई अगर क्वेश्चन आंसर्स होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।